उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश भर में 3 से 9 नवंबर तक रजत जयंती सप्ताह मनाया जा रहा है। बता दें, उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 साल 9 नवंबर को पूरे करने जा रहा है, जिसको लेकर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्थापना को देखते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने हिस्सा लिया और 25 सालों के दौरान हुए कामों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विशेष स्तर में हिस्सा लेकर विधानसभा को संबोधित किया, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंची, जहां उन्होंने नैना देवी मंदिर और कैची धाम में नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और प्रतिभाशाली छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। राजधानी देहरादून के अलावा राज्य के बड़े शहरों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन हल्द्वानी में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे हजारों पूर्व सैनिकों समेत उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पूर्व सैनिकों पर पुष्प वर्षा भी की। राजधानी देहरादून के FRI मैदान में राज्य स्थापना का रजत जयंती उत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। 9 नवंबर को मनाए जाने वाले रजत जयंती उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको उत्तराखंड के गठन के संघर्ष और 25 सालों की इस यात्रा पर नजर डालेंगे। पर्वतीय स्थलों के लिए मशहूर उत्तराखंड उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में शामिल है। भारत के ये राज्य अपनी विविध संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं 2 मंडलों में बांटा है। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि आज का उत्तराखंड यूं नहीं बसा। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने का संघर्ष 1 शताब्दी से भी अधिक पुराना है। सबसे पहली बार 1897 में तत्कालीन ब्रिटिश शासन के दौरान महारानी विक्टोरिया को पृथक राज्य की मांग की गई थी। उस समय कहा गया कि यह क्षेत्र अंग्रेजों ने जीता नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में आया, इसलिए इसे अलग प्रांत का दर्जा देना चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत के दौर पर भी इस क्षेत्र को अपनी परंपरागत कानूनों के साथ अलग इकाई के रूप में मान्यता देने की मांगें उठती रहीं। 1950 के दशक में पर्वतीय जन विकास समिति के माध्यम से अलग पहाड़ी राज्य के लिए संघर्ष शुरू हुआ, जो कि 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल के गठन के बाद और तेज हो गया। बता दें, आंदोलन के तेजी पकड़ने के बाद जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए। उसी दौरान साल 1994 में खटीमा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई। इसके अगले दिन मसूरी में फिर आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई। वहीं कुछ दिन बाद मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों की पुलिस के साथ फिर झड़प और गोलीकांड हुआ, जिससे आंदोलन तेज हो गया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। लंबे संघर्ष और जनता के दबाव के कारण उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया, जिसका उद्देश्य 13 जिलों के साथ एक नया राज्य बनाना था। साल 2000 में 1 अगस्त को ये विधेयक लोकसभा में पेश होकर पारित हुआ और 10 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ। 28 अगस्त को इस विधेयक को मंजूरी मिली और 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। हालांकि साल 2007 में राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। सबसे पहले अगर उत्तराखंड की 25 सालों की राजनीति पर गौर करें तो प्रदेश में काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिली है, जिसका असर राज्य पर ये पड़ा कि 25 सालों के दौरान राज्य में 11 मुख्यमंत्री बदले। पूर्व मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी के अलावा अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात करें तो वहाँ बीते 25 सालों में 6 मुख्यमंत्री रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण उत्तराखंड में विकास भी प्रभावित हुआ है। बात उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की करें तो पिछले 25 सालों में लगभग 20 से 25 गुना तक बढ़ी है। साल 2001 से 2 में राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 15,826 करोड़ रुपए थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर
लगभग 3.78 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय 15,000 रुपए से बढ़कर लगभग 2.74 लाख रुपए तक पहुंची है, यानी लगभग 17 से 18 गुना बढ़ोतरी हुई है। राज्य की आर्थिक प्रगति में खास योगदान सेवा क्षेत्र और पर्यटन उद्योग का रहा है, जहां सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 46% और सेवा क्षेत्र का योगदान 43% से अधिक रहा है। कृषि और बागवानी में भी निवेश बढ़ाया गया, जिससे प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत किया गया। राज्य के बजट का आकार 4,500 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा है, जो विकास के लिए वित्तीय शक्ति प्रदान करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो राज्य में सड़कें और पुल का निर्माण कई गुना बढ़ा है, जिसमें दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। कई नए गांव सड़क नेटवर्क से जुड़े हैं, जिससे लोगों की आवाजाही, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में वृद्धि हुई है। चारधाम यात्रा जैसे धार्मिक पर्यटन ने भी आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। एक और जहां कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, तो वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है। मीडिया के जरिए समय समय पर ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां रोड ना होने के कारण बीमार बुजुर्गों को डोली के जरिए सड़क तक लाया जाता है। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो उत्तराखंड के गठन के दौरान राज्य में 5 एयर स्ट्रिप मौजूद थी, जिसमें जोलीघाट एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट, गौचर, चिन्यालीसौर और पिथौरागढ़ हेलीपैड शामिल हैं। लेकिन राज्य गठन के बाद मात्र 2 एयर स्ट्रिप जोलीघाट और पंतनगर एयरपोर्ट से व्यावसायिक हेली सेवाओं का संचालन किया जा रहा था। इसके बाद प्रदेश में लंबे समय तक इन व्यवस्थाओं के तहत ही संचालन होता रहा। साल 2011 में केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का संचालन शुरू किया गया, लेकिन प्रदेश में मौजूद हेलीपैड से व्यावसायिक संचालन बेहद कम था। ऐसे में प्रदेश के भीतर व्यावसायिक हेली सेवाओं का संचालन बढ़ाए जाने को लेकर राज्य सरकार ने साल 2013 में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण का गठन किया, जिसका नतीजा है कि आज प्रदेश भर में करीब 90 हेलीपैड मौजूद हैं। उत्तराखंड में हेली सेवाओं के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत साल 2020 से शुरू हुई। केंद्र सरकार की ओर से संचालित उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में 12 रूटों पर हेली सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें देहरादून से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से देहरादून, हल्द्वानी से मुनस्यारी, मुनस्यारी से हल्द्वानी, हल्द्वानी से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से हल्द्वानी, हल्द्वानी से चंपावत, चंपावत से हल्द्वानी, पिथौरागढ़ से मुनस्यारी, मुनस्यारी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से हल्द्वानी रूट शामिल हैं। शिक्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। राज्य में बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है। उत्तराखंड में भले ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ हो, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकलबाजी और निरस्त प्रक्रिया युवाओं के लिए समस्या बन चुकी है। UKSSC, पुलिस, पटवारी, शिक्षक जैसी दर्जनों भर्तियों में पेपर लीक होने या नकल के मामले सामने आए और कई बार ये परीक्षाएं निरस्त हुई। इस वजह से लाखों युवाओं का समय और मेहनत बर्बाद हुआ। इस दौरान नकल विरोधी कानून भी उत्तराखंड में अस्तित्व में आया, लेकिन उसके बावजूद हाल ही में पटवारी का पेपर लीक हुआ, जिसे लेकर युवाओं ने आंदोलन किया और मुख्यमंत्री धामी की CBI जांच के आश्वासन समेत अन्य मांगों को मान लेने के बाद ही आंदोलन खत्म हुआ। प्रदेश के युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। सरकार के अनुसार बेरोजगारी दर लगभग 4.4% है, लेकिन पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा 8 लाख से अधिक है। पढ़े लिखे ग्रेजुएट जिन्होंने BA, BTech, MA, MBA जैसे कोर्स किए हैं, वो भी चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पाने के लिए लाइन में लगे नजर आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो जहां राज्य में कई बड़े प्राइवेट अस्पताल खुले हैं, तो वहीं एम्स ऋषिकेश का भी निर्माण हुआ। हालांकि राज्य की बदहाली है कि अधिकतर सरकारी अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं, जिनमें डॉक्टरों, तकनीकी उपकरणों, विशेषज्ञों और जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी है। कुमाऊं की बात करें तो यहाँ हल्द्वानी में मौजूद सुशीला तिवारी अस्पताल पर पूरे जिले और दूसरे जिलों की बड़ी निर्भरता है। इतने सालों में हर शहर में सुशीला तिवारी जैसा अस्पताल ना बन पाना तमाम सरकार की विफलताओं को दिखाता है। पलायन उत्तराखंड की स्थापना से लेकर अब तक एक बड़ी समस्या बना हुआ है।
1700 से अधिक गांव आंशिक या पूरी तरह खाली हो चुके हैं और 3 लाख से अधिक लोग स्थायी रूप से मैदानों की ओर जा चुके हैं। पलायन के प्रमुख कारणों में स्थानीय रोजगार की कमी, कृषि में घाटा, स्वास्थ्य और शिक्षा का अनुभव, जंगली जानवरों का डर और बुनियादी सुविधाओं की खराब स्थिति है। बता दें, राज्य आंदोलन के केंद्र में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग थी। साल 2020 में इसे औपचारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गैरसैंण में साल भर में केवल कुछ सत्र होते हैं और शैक्षिक प्रशासनिक गतिविधियां देहरादून से ही संचालित की जाती हैं। राज्य में खनन माफिया, रेत तस्करी, जंगल कटाई और जमीन घोटाले ने उत्तराखंड के प्राकृतिक संस्थानों और साथ साथ सरकारी व्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचाया। राजनीतिक, प्रशासनिक मिलीभगत, खुलेआम भ्रष्टाचार हर स्तर पर नजर आता है, जिससे लोगों का विश्वास सिस्टम पर कमजोर हुआ और विकास के असली लाभार्थी कुछ चुनिंदा लोग बन गए हैं। उत्तराखंड में भले ही सड़क, पुल, हाईवे, पर्यटन, औद्योगिक विकास, डिजिटलाइजेशन, महिलाओं के लिए स्वरोजगार, यूसीसी जैसे कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं, लेकिन आम पहाड़ी परिवारों को आज भी नौकरी, चिकित्सा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा और न्याय की उम्मीद अधूरी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की सबसे बड़ी इच्छा थी कि गांव में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय पहचान सुरक्षित रहे, लेकिन 25 साल बाद भी ये समस्याएं पहले की तरह ही बनी हुई हैं। ऐसे में आज जरूरत है कि एक बार फिर उन विषयों पर मंथन करने की जो इस राज्य के निर्माण के लिए समय ज्वलंत थे। क्या उन मुद्दों पर सच्चे मन और इच्छा शक्ति के साथ काम हुआ है? उत्तराखंड के 25 सालों का सफर समस्याओं, उपलब्धियों, सवालों और उम्मीदों से भरा रहा है। रजत जयंती केवल उत्सव का ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, नई दिशा और नए संकल्प को लेकर उनको साकार करने का समय है। आने वाले सालों में अगर मूलभूत समस्याओं का समाधान हुआ और राज्य में विकास समान रूप से हर क्षेत्र में पहुंचा, तो उत्तराखंड की निश्चय ही अपनी पहचान फिर पा सकेगा और शहीदों और आंदोलनकारियों के सपने को पूरा कर सकेगा। जय उत्तराखंड, जय भारत। इस रिपोर्ट में हमने आपको उत्तराखंड राज्य के गठन के संघर्ष और राज्य के 25 सालों की यात्रा से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। उत्तराखंड से जुड़ी सभी बड़ी खबरों और ऐसी ही खास रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।